हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू अनक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम अपने क्लास 10th मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर 1 के सोल्यूशन में 30 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं और आज हम अपनी जो हमारा पास चल रहा है कॉन्सेप्ट, इसमें हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इसमें हमारे पास जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, यानी कि एक कुआं जो है ना वो खोदा गया है, ठीक है। और उसकी कुएं की जो आपको डायमेंशन है वो कितनी बताई गई है, 3 मीटर व्यास का है और 14 मीटर गहरा है। तो सबसे पहले ना हम एक कुआं बनाकर देखते हैं, ठीक है। ये लीजिए कुआं। कुएं की जो आकृति होती है वो हमें किसकी जैसी मिलती है, सिलेंडर की शेप में मिलती है, यानी कि बेलनाकार आकृति मिलती है। अगर हम इसमें पॉइंट जो भी है उसको नेम दें तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 3 मीटर की तो क्या है, डायमीटर यानी कि व्यास है और 14 मीटर हमारे पास यहाँ पे इसकी गहराई है, ठीक है। यानी कि ये जो भी सिलेंडर है इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट। तो ये जो है आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। ये है आपके पास एक सिलेंडर यानी कि बेलन। और उस बेलन में आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको डायमीटर तो दिया हुआ है 3 मीटर यानी कि व्यास, और व्यास पता है तो आप त्रिज्या यानी कि रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं 3/2 मीटर, ठीक है। तो ये तो है आपके पास सिलेंडर यानी कि बेलन के लिए। और हाइट कितनी है इसकी, 14 मीटर। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया इसका, ठीक है। इसको, ये जो भी इसकी हाइट है हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे h1, क्लियर। अब कॉन्सेप्ट ये है कि the earth taken out of it has been spread evenly all round it in the shape of a circular ring of width 4 मीटर, यानी कि इसके अंदर की जो भी मिट्टी है वो जब बाहर निकाली गई है तो उसको क्या किया है, बाहर फैला दिया गया है। और इस तरीके से फैलाया गया है कि वो एक रिंग की शेप ले लेती है, यानी कि एक वलय की शेप वो ले लेती है, तो एक चबूतरा बन जाता है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसका चबूतरा बनेगा। यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे हमें मिल जाती है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, इसको फैला दिया है, मिट्टी को फैला दिया है। अब जब मिट्टी को आप इतना फैला देते हैं तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 मीटर चौड़ा वलय आप यहाँ पे बना रहे हो, 4 मीटर चौड़ा वलय। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास यहाँ पे कुआं है, ठीक है, इस कुएं से लेकर यहाँ तक की ये जो आप देख रहे हो वलय, ये हमारे पास कितनी है, 4 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब चबूतरा बना रहे हो तो चबूतरे की ऊंचाई भी होगी। हम ले लेते हैं कि ये चबूतरे की ऊंचाई है और ये क्या हो जाती है यहाँ पे h2। इस ऊंचाई को हम यहाँ पर ले लेते हैं h2। तो आपने क्या किया, जो भी मिट्टी है उसको बाहर निकाला और रिंग बना दिया। रिंग यानी कि आपने बना दिया वलय, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको आकृति को अच्छे से समझने की कोशिश करो, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारे पास पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन इस वलय के लिए ऐसा लगता है कि ये वाला जो पोर्शन है कुएं का है, तो ये वाली जगह कैसी हो गई है, खाली जगह हो गई है ना। खाली जगह अगर ये हो गई है तो हमारे पास ये जो वलय है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास खोखले बेलन की शेप में है, ठीक है। खोखले बेलन की आकृति में, यानी कि एक होलो सिलेंडर की शेप में है। अब होलो सिलेंडर की शेप में है तो आपके पास सेंटर पॉइंट से आप यहाँ से देखो, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्या होगी, इनर रेडियस होगी। इनर रेडियस यानी कि जिसको हम ले लेते हैं r1, ठीक है। और अगर आप बाहर का देखो, सेंटर से लेकर कंप्लीट यहाँ तक का आप देखेंगे तो ये आपकी क्या होगी, आउटर रेडियस होगी। आउटर रेडियस होगी यानी कि बाह्य त्रिज्या, तो हम इसे क्या बोलेंगे, r2। तो इस वलय के लिए h2 ऊंचाई तो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, r1 यानी कि इनर रेडियस, ठीक है। इनर रेडियस अगर आप बोलेंगे तो इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अंतः त्रिज्या यानी कि आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या क्या होगी इसकी, आंतरिक त्रिज्या भाई वही होगी जो हमारी बेलन की त्रिज्या है ना। बेलन की त्रिज्या जो हमने निकाली है कितनी है, 3/2 मीटर। तो आपके पास r1 का मान यहाँ पर कितना है, 3/2 मीटर। और अगर आप यहाँ पे निकाले r2 तो r2 हमारे पास क्या होगी, आउटर रेडियस होगी। आउटर रेडियस यानी कि हम उसे हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे बाह्य त्रिज्या। और बाह्य त्रिज्या हमारे पास कितनी होगी,
तो बाह्य त्रिज्या इसका मतलब एक तो ये r1 भी यहाँ पे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक r1, और उसमें ये आपकी विड्थ जो भी इसकी चौड़ाई है, और वो हमारे पास कितनी है 4 मीटर। मतलब आप r1 में 4 मीटर को ऐड कर देंगे, तो r1 हमारे पास है 3/2 और इसमें हमने ऐड किया 4 को। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 और 3 11, यानी कि सॉल्व करने पर हमें मिल जाता है 11/2। तो ये बच्चों हमारे पास r1 मिल गई है। ओके, r1 दैट इज इक्वल टू 3/2 मीटर। ओके, एंड नेक्स्ट जो हमें मिला है r2, दिस इज इक्वल टू 11/2। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये जितना भी आपके पास ये कुआं है, इसके अंदर की मिट्टी को आपने बाहर निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि कुएं के अंदर की जो भी मिट्टी है उसका आयतन बाहर के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वॉल्यूम यानी कि आयतन कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि बराबर रहता है। तो बच्चा हम यहाँ पे ना कैलकुलेट कर लेंगे किस किस का, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये किसके इक्वल होगा, जो भी हमारे पास रिंग आ रही है ना, रिंग के वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ रिंग। अब जो आपके पास सिलेंडर है यानी कि जो हमारा बेलन है, हम कह रहे हैं कि जी बेलन का आयतन यहाँ पे हमारी वलय के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, वलय यानी कि रिंग के आयतन के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, फॉर्मूला रख दीजिए। बेलन के आयतन यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसकी हाइट h1 लेकर चल रहे हैं तो यहाँ h1 लिख देते हैं। ठीक है, पाई, और वलय में हम क्या करते हैं, बाह्य त्रिज्या के वर्ग में से आंतरिक त्रिज्या के वर्ग को घटा देते हैं। मतलब आउटर रेडियस का स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें से इनर रेडियस के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, और ये h2 ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो भी वैल्यूज हमें गिवन है हम उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, आर स्क्वायर, आर जो हमारे पास सिलेंडर की रेडियस है। सबसे पहले देखिए सिलेंडर की रेडियस कितनी आई थी, 3/2 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए 3/2 और इसका स्क्वायर इंटू h1, h1 है हमारे पास कितना 14 मीटर, r2 हमारे पास 11/2 था, आपने 11/2 का स्क्वायर किया। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपने क्या किया, r1 हमारे पास 3/2 है, तो आपने 3/2 का यहाँ पे स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई किया h2 से, जो हमें कैलकुलेट करना है। 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9/4 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पर देख रहे हो तो ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता है। तो एक बार तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे और इंटू h2 सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर 2 से 2 2 जा 4 और ये 7। ठीक है, तो 9 इंटू 7/2 हमें मिल जाता है, और यहाँ पे 11 एंड 3 कितना हो जाता है 14, और उसके अपॉन में 2, 14/2 कटेंगे कैंसिल होंगे तो कितना मिलेगा 7 इंटू 11 माइनस 3 आपके पास 8 हो गया, और 8/2 दैट मीन्स 4। ओके, और मल्टीप्लाई बाय h2। तो आप यहाँ पर h2 कैलकुलेट करेंगे तो 7 और 4 जो है वो दोनों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं। तो 7 इंटू 4 डाउन में आ जाएगा, और 2 तो यहाँ ऑलरेडी है ही। जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमें 9, 4 2 जा 8, 9 में जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1.125। सो दिस इज़ द हाइट। ये जो भी हमारे पास रिंग बन रही है ना, जो चबूतरा बन रहा है कुएं के बाहर, उसकी हमें ऊंचाई जो है वो मिल जाती है। ठीक है बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। Question number 32. In this we have to prove that cos theta minus sin theta plus 1 upon cos theta plus sin theta plus 1 equals to cosec theta plus cot थीटा। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा करेक्शन कराना चाहूँगी, क्या कि जो हमारे पास प्रैक्टिस पेपर है, मैं एक्चुअली मैं आपको उसकी वीडियो जो है वो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है, उसमें ना यहाँ पे प्लस है, लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस नहीं होता है, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे माइनस लेना है, तभी हमारा जो सोल्यूशन है ना वो सही आएगा। क्लियर, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 है।
ओके, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 से, और हमें राइट हैंड साइड में ये चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा है राइट हैंड साइड में, ठीक है। कोसेक थीटा कब मिलेगा हमें, अगर हम सोचे दिमाग चलाएं तो, यानी कि 1/sin आ जाए, क्लियर। और कॉट थीटा कब मिलेगा, cos/sin आ जाए। इसका मतलब ये है कि साइन जो है वो डिनोमिनेटर में यानी कि हर के रूप में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं किससे, साइन थीटा से। तो बच्चों यही हमारे पास ट्रिक्स होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, और इनको हमें अच्छे से समझना भी है। तो जब हमने कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया तो ये हमें ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट माइनस साइन थीटा, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं साइन थीटा से, +1/sin थीटा। हम जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, ओके, सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। तो ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा -1/sin थीटा हो जाता है, ठीक है। वैल्यूज सॉल्व कीजिए। cos थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाता है, cot थीटा, वेरी गुड। माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल यानी कि 1, +1/sin थीटा कितना हो जाता है, cosec थीटा, ओके। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर लेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट मीन्स cot थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस cosec थीटा। अब हमें इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करना है ध्यान से और अच्छे से करना है। देखो अब यहाँ पे आपके पास ये जो cot थीटा है ना प्लस cosec थीटा, मैं इनको एक साथ लिख देती हूँ, और -1 को थोड़ा साइड में लिख देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम इनको अरेंज कर देते हैं। ये हमारे पास क्या क्या है, 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है बच्चा। अब आप देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो भी हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं, उनमें से अगर हम ये वाली आइडेंटिटी को फॉलो करें, कौन सी, की cosec स्क्वायर थीटा जो होती है वो किसके इक्वल होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ओके। तो यहाँ से cot स्क्वायर थीटा मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, +1 आएगा, क्लियर। तो हम ना यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये वाला 1, इसकी जगह ना ये वाली वैल्यू जो है ना यहाँ पे यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद फिर देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो किस तरफ टर्न करता है। ये हमारे पास है जी cot थीटा प्लस cosec थीटा, ओके, माइनस, अब आपने 1 की जगह यहाँ पर प्लेस किया है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखिए बेटा ये क्या है, 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब बच्चों यहाँ पे ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, एक बार स्क्वायर हो रहा है, ओके, नेक्स्ट टाइम भी स्क्वायर हो रहा है, और फिर बीच में मिडिल में क्या है, माइनस का साइन है। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो किसका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि हम एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये लीजिए हमने एक बार तो यहाँ पे प्लस कर दिया है cosec थीटा प्लस cot थीटा, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा, ओके, ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा, ओके। तो जब हमने इतना सॉल्व किया है तो हम क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर में देखिए जो हर राशि है इसमें देखिए कि आपके पास ना कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ से तो देखो cot थीटा प्लस cosec थीटा, और यहाँ पे भी देखोगे ये cot थीटा प्लस cosec थीटा। तो ये जो भी हमारे पास कॉमन है हम इसको बाहर ले लेते हैं, ओके। तो जब हम इसको बाहर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, cot थीटा प्लस cosec थीटा ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 माइनस, और यहाँ पे माइनस, ये तो क्या है cosec थीटा माइनस cot थीटा, ओके। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी होने वाला है ये क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बस कॉन्सेप्ट वाइज चलना है। यहाँ पे है आपके पास ये cot थीटा प्लस cosec थीटा, क्लियर। और अब आप देखिए राइट, ये वाला जो टर्म है ये 1 माइनस cosec थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस cot थीटा अपॉन, ये है आपके पास 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा।
अब आप देखिए आपके पास ये वाली वैल्यू सेम आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो आपके पास क्या बचता है यहाँ पे, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। और यही आपका RHS का टर्म है, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड। आपको यही यहाँ पे सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले आप साइन थीटा से डिवाइड करोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आइडेंटिटी यूज़ करोगे, बस। फिर तो उसके बाद जो हमारे पास चल रहा है, फॉर्मूला लगाना है या जो कुछ भी करना है, हम वो ईजिली कर ही लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये चॉइस वाला क्वेश्चन है। अगर आपके पास एग्जाम में आपको इस तरह से देखने को मिलता है तो बेटा आपको कोई एक करना है। आपको सजेशन ये दे सकती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको जो अगर दोनों क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको कम टाइम लगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे जो 33 क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, यानी कि एक रेलगाड़ी है वो डिस्टेंस कवर कर रही है कितनी, 360 किलोमीटर की, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, औसत गति से वो तय करती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ना ये लिख लेते हैं कि भैया हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है। डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी है जी, 360 किलोमीटर है। पहला कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये हुआ। अब हम क्या कहते हैं कि जो रेलगाड़ी है यानी कि जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि जो भी दूरी है उसकी औसत गति से वो तय कर रही है। तो हम उसकी स्पीड को कुछ ना कुछ मानेंगे भैया, मैथ्स में बिना माने तो काम चलना ही नहीं है। तो लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आर, कि जो भी हमारे पास यहाँ पे चाल है हमने मान ली है कि उसकी जो चाल यानी कि जो गति है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चे जब इतनी चाल है तो वो कितना समय लेगी, समय यानी कि टाइम आप निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो टाइम ले रही है वो t1 है। तो टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, पढ़ चुके हो ना आप, मैथ्स के साथ साथ आप कहाँ पढ़ते हो इसे, साइंस में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है इसका फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि आप इसको बोलेंगे दूरी बटा चाल। अब बच्चा दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर की, चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका टाइम लगा यहाँ पे t1, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप क्या है, would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि जिस भी गति से, जो भी चाल से ये रेलगाड़ी चल रही है ना, अगर इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती यानी कि हमने जो x माना है उस x में ये चाल जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। तब ये क्या कहता है कि तब इसी दूरी को, समान दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस को ये क्या करता है, 48 मिनट्स कम में तय करता है, यानी कि जो भी टाइम लगेगा लेकिन अब वो कितना लगेगा, 48 मिनट्स कम लगेगा। तो हम इस स्पीड के लिए, इस चाल के लिए भी क्या करते हैं, समय ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार अगर अब हमारी गति क्या हो जाती, थोड़ी चेंज हो जाती, जिसको हम बोलते क्या हो जाती, x प्लस 5 हो जाती किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यानी कि इसको हम यहाँ पर कह सकते थे रिवाइज्ड स्पीड, कि जो हमारी स्पीड है वो चेंज हो रही है, वो x प्लस 5 हो रही है। अगर इतनी हो रही है तो फिर ये कितना टाइम लेगी, समय क्या हो जाएगा, टाइम यानी कि t2 हो जाएगा। वही दूरी बटा चाल करेंगे तो दूरी तो जी 360 ही है और चाल इस समय कितनी है, x प्लस 5 है। तो इतना टाइम हमें यहाँ पे लगा। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो t2 टाइम है ना वो क्या होता, 48 मिनट कम होता, यानी कि जो t2 है इसकी वैल्यू t1 से क्या होती, कम होती। तो t2 की जो वैल्यू है वो t1 से कम होती है, इसका मतलब t1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो t1 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, जब आप t2 टाइम में क्या करोगे, 48 मिनट्स ऐड कर दोगे, ठीक है, 48 मिनट्स। अब चूंकि हमारी जो स्पीड है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, यानी कि जो भी हमारी गति है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इस मिनट को घंटे में बदल देते हैं।
ठीक है, घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, 12 चौक 48, 12 पंच 60, तो हमारे पास T2 प्लस कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास T1 बराबर आया किसके, T2 प्लस 4/5 के। तब हम इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें तो हमें मिलता है T1 माइनस T2 एंड दिस इज इक्वल टू 4/5। तो सबकी वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। T1 दैट मीन्स 360/x, ये हमारे पास T1 की वैल्यू है, एंड T2 दैट मीन्स 360/x प्लस 5। ओके, और ये सब किसके इक्वल है, 4/5 के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो x इंटू एक्स प्लस 5 आएगा। क्लियर, 360 भी हम यहीं पे कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे ओनली 1 रहेगा, तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से, और जो इधर वाला 1 होगा ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 4/5। x से x आपका कैंसिल हो जाता है, और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 360 इंटू 5, और अपॉन में क्या है, x इंटू एक्स प्लस 5, और ये आपका इक्वल होगा 4/5 के। आप देखिए बच्चा यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि वज्र गुना कर देते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और जो 360 इंटू 5 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका 5 से हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, x को मल्टीप्लाई किया x से तो x स्क्वायर, x को 5 से किया 5x, आपके पास यहाँ पे क्या है, 360 इंटू 5 और अपॉन में क्या है, 4 से 4 1 जा 4, और ये 4 9 t 360 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 5 कितना हुआ, 25 9 जा कितना होता है हमारे पास, 225, और ये हमारे पास आ जाता है 0। ओके बच्चा, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये जो है आपके पास 2250 इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो हम 5x के यहाँ पे फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड करते हैं, और इस तरीके से करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो इतना आना चाहिए, ठीक है, 2250, और प्लस माइनस करने पर आपके पास 5 आ जाना चाहिए। तो हम ना 50 एंड 45 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, आपके पास इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 50, फिर उसके बाद माइनस कॉमन आ रहा है, और यहाँ से साथ साथ में क्या कॉमन आ रहा है, 45, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x, और ये माइनस बाहर ले चुके हो तो अंदर बचेगा प्लस, और ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 0। x प्लस 50 कॉमन ले लेते हैं, आपके पास बचेगा x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास x प्लस 50 की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, -50, और सिमिलरली अगर x माइनस 45 इक्वल्स टू 0 होता है तो x की वैल्यू क्या आती है, 45 आती है। अब ये जो आपके पास x है, ये आपने सबसे पहले क्या माना था, देखिए आप यहाँ पे आपने इसको सपोज किया था कि ये आपकी स्पीड है, यानी कि चाल, और जो भी चाल होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप देखेंगे कि आपके पास x की 2 वैल्यू आई है, तो पॉजिटिव कौन सी है, 45 वाली। ठीक है, तो 45x इज इक्वल टू 45 ये हमारा आंसर होगा, और ये वाली वैल्यू हमारे लिए कैसी हो जाती है, नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि ये स्वीकार करने लायक नहीं है, अग्राह्य है ये। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो चाल है, ठीक है, स्पीड यानी कि जो भी चाल है वो कितनी आ जाती है यहाँ पे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है कि हमें मूल ज्ञात करने हैं, मतलब रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और एक इक्वेशन गिवन है। ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ पर मैं नोट करती हूँ, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 एंड दिस इज इक्वल टू 11/30। इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 आ जाता है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 7 और ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4, इसकी वैल्यू इक्वल होगी हमारे पास 11/30 के। आप इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, x माइनस 7, ये माइनस का x, माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, -4 अपॉन
x प्लस 4 को हमें x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ओके। और दिस इज इक्वल टू 11/30। x से x कैंसिल, -7 एंड -4 कितना हो गया, -11 अपॉन, मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x को -7 से किया -7x, फिर +4 को x से किया 4x, और 4 को -7 से यानी कि 28, और यहाँ पे आपके पास 11/30। इस 11 से ये 11 आपका कैंसिल हो जाता है, ओके। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -3x -28, और यहाँ पे आपके पास होता है 1/30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x -28 है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई होगा -1 से, देन हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -3x -28 और 30 यहाँ पे आके प्लस का, ठीक है बच्चे। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस कितना बच गया 2 इक्वल्स टू 0। आप इसके फैक्टर्स करिए तो -2x और -x हो जाएंगे, +2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ जाता है, अंदर क्या बचेगा x -2, और इन दोनों में से -1 कॉमन आ जाता है, तो फिर x -2 0, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि दोनों में ही आपके पास क्या है, x -2 जो है ना वो क्या है, कॉमन है। अगर x -2 कॉमन है तो हम इसे बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, x -1 इक्वल्स टू 0। तो या तो हमारे पास x -2 की वैल्यू 0 है, या फिर हम कहेंगे x -1 इक्वल टू क्या है, 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाती है 1। सो फाइनली हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, यानी कि 2 रूट्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 एंड 2 जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको ये बहुत स्लाइडली, मतलब बहुत स्लोली आपको यहाँ पे स्लाइड करके दिखा देती हूँ, आप इनके सॉल्यूशंस को नोट कर लीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे भी अच्छे से बता दूँगी। अगर कुछ पॉइंट भी आपका रह जाता है तो, कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ना उनको भी आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमेशा आपकी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।